12 अरकान की मुअत्तली पर राज्यसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। अपोजिशन जमातें हिकमत अमली वज़े करने के लिए मीटिंग तलब की गई है। अपोजिशन जमातें मुअत्तली की मनसूखी का मुतालबा कर रही हैं। कुछ जमातें पूरे सरमाए इजलास का बाइकआउट करने के बारे में गौर कर रही हैं, जबकि कांग्रेस बातचीत के जरिए काबिल कबूल हल तलाशी करने के हक में है। मुअत्तल किए गए अरकान में 6 का ताल्लुक कांग्रेस, 2 का ताल्लुक तृणमूल और 2 का शिवसेना, जबकि एक सीपीआई और सीपीएम से है। साबिका मॉनसून इजलास में हंगामा करने और खिताब के दौरान रखना डालने के इल्जाम में मुअत्तल किए गए हैं। इस मीटिंग से तृणमूल कांग्रेस फिलहाल दूरी बनाए हुए है। तो आपने जिस तरीके से देखा था, कल पहला दिन था ये विंटर सेशन का और हंगामा खेज रहा। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि सिसोदिया, कल की पूरी कार्रवाई हमने देखी, हंगामा रहा और किस तरीके से बिल पास हुए, वहीं अब वही जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, अरकानों की मुअत्तली हो गई। बिल्कुल, देखिए, और ये वजह है कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता विपक्ष है राज्यसभा के, उन्होंने एक बैठक बुलाई है 10 बजे अपने कार्यालय में, और उस बैठक में आगे की क्या रणनीति होगी विपक्ष की वो तय किया जाएगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इनके तरफ से मांग की जा रही थी कि जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उन सभी का जो उनको रिवोक किया जाए, और ये हवाला दे रहे हैं कि पिछले सत्र में कार्रवाई हुई थी। अगर ये बात करें मानसून सत्र का मामला है और ये चाहते हैं कि अब इस शीतकालीन सत्र चल रहा है तो ऐसे में कार्रवाई उचित नहीं है, और यही वजह है कि बैठक बुलाई गई। हालांकि उस बैठक में टीएमसी को नहीं बुलाया गया है। कल भी जो बैठक हुई थी उस बैठक में टीएमसी को बुलाया गया, लेकिन टीएमसी कल नहीं पहुंची। तो उसके बाद से जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया रवि सिसोदिया, बुलाया नहीं गया है या फिर वो खुद नहीं जा रही है? देखिए, कल की बैठक के लिए उनको बुलाया गया था और उनकी तरफ से जिस तरह की दलील दी गई थी, कहा गया था कि व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन टकराव जरूर देखने को मिला था। क्योंकि कल जब कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, 10:40 में कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके 10 मिनट बाद टीएमसी का प्रोटेस्ट हुआ था। ये साफ तौर पर दिखाने के लिए है कि दोनों के बीच में दूरियां काफी बढ़ चुकी है, और यही वजह है कि जो कल ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था 12 सांसदों के निलंबन के बाद, उसमें टीएमसी का नाम नहीं था। तो ये जो तलखी है वो दिख रही है कि विपक्ष में टकराव हो गया है। लेकिन चूंकि 12 सांसदों का मामला, जिसमें 2 टीएमसी के भी सांसद हैं, 6 कांग्रेस सांसद हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि सब एक साथ दिखें। लेकिन अभी जो टकराव है उसमें अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। हालांकि एक बैठक बुलाई गई है कि आगे क्या रणनीति होगी, क्या क्योंकि जो संकेत दिए गए थे सरकार की तरफ से कि अगर विपक्ष की तरफ से माफी मांगी जाती है पिछले सत्र में जो कार्रवाई जो घटना हुई थी उसको लेकर, तो उनका जो सस्पेंशन है उसको रिवोक किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष झुकने के मूड में नहीं है। अभी जो बैठक होगी उस बैठक में रणनीति तय की जाएगी। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि टीएमसी के अलावा जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको बुलाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में मीटिंग है, उसमें आगे की रणनीति तय होगी। जी, वही मीटिंग में हिकमत अमली आगे की तय की जाएगी। लेकिन रवि सिसोदिया, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी जमातें भी हैं जो पूरे सेशन का बाइकआउट करने के बारे में गौर कर रही हैं, तो ये कौन सी जमातें हैं जो इस तरीके का गौर कर रही हैं? देखिए, कुछ पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी की बात करें या लेफ्ट की बात करें, ये चाहते हैं कि अगर जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसको अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो ऐसे में पूरे सदन का बाइकआउट किया जाए। हालांकि इस पर फाइनल कॉल लेना है आज की बैठक में, उस बैठक में ही ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर उनको क्या करना है। क्योंकि जो रणनीति की बात करें, सरकार की तरफ से जो रुख दिख रहा है उसमें नरम रुख ये जरूर दिख रहा था कि अगर जो सांसद हैं वो माफ़ी मांगते हैं पिछले सत्र में जो कार्रवाई हुई थी उसको लेकर, तो उनका जो सस्पेंशन रिवोक हो सकता है। तो एक तरह से कहने की लचीला रुख जरूर अपनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से। वही विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि ये जो घटना है वो मानसून सत्र की घटना है, और ऐसे में मानसून सत्र की किसी घटना को लेकर आप शीतकालीन सत्र में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी दलील है। हालांकि अहम बैठक है 10 बजे, उस बैठक के बाद निर्णय लिया जाए कि विपक्ष क्या रणनीति अपनाती है। जी, बिल्कुल, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पूरे सेशन का बॉयकॉट करेंगे, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन इस बात के खिलाफ है कि डिस्कशन किए बिना ही तमाम तर बिलों को पेश किया जा रहा है। आगे क्या इसमें रणनीति रह सकती है और पार्टीज की? देखिए, सबसे अहम बात है कि जो विपक्षी एकता पिछले सत्र में देखने को मिली थी मानसून सत्र में, वो शीतकालीन सत्र में देखने को नहीं मिल रही है। कल पहला दिन था शीतकालीन सत्र का, और पहले दिन ही टीएमसी या उनका विपक्ष का बिखराव दिख रहा था। क्योंकि
एक तरफ जहां कांग्रेस खड़ी थी वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी खड़ी थी, तो बिखराव जरूर दिख रहा है विपक्षी दलों को एकता को लेकर। जहां तक बाइकआउट की बात करें तो इसमें भी अभी तक पार्टी के अंदर यही कहे कि विपक्ष के अंदर एक राय नहीं बनी, आम राय नहीं बनी है कि क्या जो सत्र है उसका बहिष्कार किया जाए, बॉयकॉट किया जाए और नहीं किया जाए। तो इसमें भी अभी आम राय नहीं बनी। हालांकि महत्वपूर्ण हो गया कि बैठक में जो आम राय बनती है उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि जो विपक्षी एकता पिछले सत्र में देखने को मिली थी वो इस सत्र में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस का टीएमसी एक बड़ी विपक्षी पार्टी है जिनके पास नंबर से, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, और अगर वो उनके साथ नहीं होती है तो ऐसे में विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, तो एक तरफ पार्लियामेंट में मरकजी सरकार को घेरना है, तो वहीं आजकल जो कांग्रेस और टीएमसी के बीच दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं तशवीश का बाइस है। रवि सिसोदिया, आखिर में ये बताइएगा कि जो अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग है ये कब शुरू होने वाली है? देखिए 10 बजे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके दफ्तर में मीटिंग बुलाई गई है। 10 बजे से बैठक शुरू होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब 10:30 बजे का एक कार्यक्रम है कि ये प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। गांधी मूर्ति जो संसद भवन के अंदर है वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का इनका कार्यक्रम है, लेकिन 10 बजे बैठक और बैठक में ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी बिल्कुल, तो अपोजिशन पार्टियां इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। सरकार को घेरने की पूरी कोशिश अपोजिशन पार्टियों की तरफ से की जा रही है। रवि सिसोदिया, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की। जी हां, कोरोना के नए वेरिएंट से दरपेश मुमकिना खतरे से निपटने के लिए मरकज और रियासती हुकूमतें जुट गई हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज जायजा मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में बुनियादी ढांचे और अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, वजीर सेहत सत्येंद्र जैन, चीफ सेक्रेटरी समेत महकमों के जिम्मेदारान शिरकत करेंगे। तो लगातार मुल्क में कोरोना के खतरा फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मजीद बातचीत करेंगे हमारी नुमाइंदा रचना इस वक्त जुड़ गई हैं। रचना, कब ये मीटिंग होने वाली है और क्या कुछ इस मीटिंग में अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है उसको देखते हुए आज 11 बजे दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस समीक्षा बैठक में ये रिव्यू किया जाएगा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों में क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके के प्रबंध है, अगर तीसरी लहर आती है तो उससे कैसे निपटा जाना है। तो इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, एमसीडी के अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और एक पूरा ड्राफ्टिंग यहाँ पर तय की जाएगी कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से काम करना है, हॉस्पिटल्स में क्या तैयारियां करनी है, कितने बेड्स अभी तैयार है, कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इन तमाम चीजों पर बिंदुवार यानी कि पॉइंट वाइज यहाँ पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल रचना, बहुत अरसे के बाद बड़ी मुश्किल से नॉर्मल सी पे हम लोग लौटे थे, तो क्या लगता है लॉकडाउन जैसी या फिर और पाबंदियों जैसी चीजों पर भी बातचीत हो सकती है इस मीटिंग में? देखिए, दिल्ली में अगर हम पाबंदी की बात करें तो पहले ही ट्रकों पर पाबंदी लगाई जा चुकी है कि ट्रक्स जो है उन पर पाबंदी लगाई हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोका गया है और इसके साथ ही ये प्रदूषण को देखते हुए तमाम जो रोक हैं वो लगाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लॉकडाउन जैसी बात करें तो फिलहाल इस तरीके की तो कोई चर्चा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि लॉकडाउन एक मात्र विकल्प है, एक समाधान नहीं है। तो ऐसे में लोगों से ज्यादा ये अपील की जा रही है कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड-19 से लड़ने का उसका पालन करे, किसी तरीके का उल्लंघन ना करे। तो ऐसे में बाजारों में जरूर सख्ती बढ़ाई गई है। मास्क जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है और ऐसे में लापरवाही बरतना हमारे लिए बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो अब फिर से लगातार हुकूमत यही अपील कर रही है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि कोरोना के नए वेरिएंट से हम मुकाबला कर सके। रचना, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीरें की जा रही हैं। उन ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की जांच के लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं जहां पर नए वेरिएंट के खतरे सामने आए हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लिया है। उन्होंने मुसाफिरों से कोरोना जवाबत पर अमल करने की अपील की है। मुंबई में एक भी पेशेंट नहीं है रुग्ण, लेकिन नहीं है करके छोड़ नहीं दे सकते, उसको सावधानी करके या जो लास्ट कोविड-19 का जो अपने को
ये मिला है। हाँ, तो उसके बारे में सोचना ज़रूरी है। मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने वो तो पहले ही 3 दिन पहले ही कहा है कि जो जो बन सकता है, जो जो कर सकते वो करना चाहिए। और लोगों को उन्होंने भी अगवा किया है कि मास्क मुखपट्टी होनी ही चाहिए, सैनिटाइज़र हो जाओ और जितना बनता है सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करो। वैक्सीनेशन वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक वैक्सीनेशन होना ही चाहिए। और वैक्सीनेशन होने के बाद खतरा थोड़ा कम है, लेकिन वैक्सीन लिया है करके मुखपट्टी नहीं लगाएंगे तो भी डर है। इसलिए थोड़ी सी सब मिलके खुद की जिम्मेदारी, खुद की फैमिली की जिम्मेदारी इतनी भी लेते, बाकी जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं। तो बिल्कुल कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। गाइडलाइंस पर अमल करें और मास्क जरूर लगाएं। तो कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि कोरोना की नई किस्म तशवीश का बाइस जरूर है, लेकिन इससे खायफ होने की जरूरत नहीं है। बाइडन ने साफ किया है कि उनकी तवज्जो टीकाकारी पर है। इसी के साथ साथ कोरोना के जवाबित पर अमल संजीदगी से आवाम को करने की जरूरत है। तो बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन सब चीजों पर अमल किया जाता है। वहीं बाइडन ने आवाम से अपील की है कि वो बूस्टर समेत वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर लें और अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। दिल्ली की हवा हुनूस खराब है। आज सुबह AQI लेवल 362 दर्ज किया गया है, जो कि खराब के जुमरे में आता है। अक्षरधाम, लोधी रोड, मथुरा रोड, ITI दिल्ली समेत दीगर इलाकों में AQI लेवल 350 से ज्यादा दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में नवंबर के पहले हफ्ते से फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ जा रहा है, जिससे आवाम को अब तक राहत नहीं मिल सकी है। पहले से थोड़ा बेटर हो गया है। 4-5 दिन से मॉर्निंग वॉक तो पर डे करते हैं, तो पहले से थोड़ा कम हो गया है। इतना भी कम नहीं हुआ, कम हो गया है। पहले सांस लेने में दिक्कत आती थी, घूमते थे, नाक के अंदर ब्लैक ब्लैक सा वो जम जाता था पॉल्यूशन की वजह से। तो फिर इसको हम छींकते थे तो ब्लैक ब्लैक निकलता था उसमें से, ये प्रॉब्लम आती थी। मास्क भी काम नहीं कर रहा था उस टाइम। अब आगे की स्थिति यही है कि थोड़ा सा कारपोरेशन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। पॉल्यूशन गाड़ियों में जैसे पुरानी ओल्ड गाड़ी होती है वो भी चली रही है अभी, तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। पॉल्यूशन का लेवल नो डाउट बहुत पैथेटिक हो चुका है दिल्ली में, बट आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है क्योंकि शायद हवा चल रही है थोड़ी सी, तो आज थोड़ा सा बेटर हुआ है। बट पिछले 15 दिनों से तो बहुत बुरी हालत थी। हम जॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं और सिर्फ वॉक करके ही चले जाते हैं। तो देश को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है ये पॉल्यूशन के कारण, खासकर दिल्ली वालों को। आई थिंक सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, बट सबको अपने अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। ऑल सिटीजन्स नीड्स टू वर्क ऑन देयर लेवल ऑल्सो, कि हम कूड़ा जलाएं ना कहीं पे भी। आज भी हम देखते हैं लोग कूड़ा जला रहे होते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए, जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सबसे बड़ी दिल्ली की समस्या तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का सहरोजा मुंबई दौरा आज से शुरू है। ममता बनर्जी वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से भी इस दौरे के दौरान मुलाकात कर सकती हैं, तो वहीं शरद पवार से भी मिल सकती हैं ममता बनर्जी। तो मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का सहरोजा मुंबई दौरा आज से है। आज वज़ीर आला ममता बनर्जी मुंबई पहुंचने वाली है और वहीं उनकी किन किन से मुलाकात होती है इस पर खास नजर बनी रहेगी। अब तक जो बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर सकती हैं।
शरद पवार से भी मिल सकती है ममता बनर्जी। मजीद तफसील हासिल करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, कितना खास हो सकता है ममता बनर्जी का ये दौरा? देखिए, बहुत ही खास हो सकता है ये दौरा। शाम को 5 बजे वो प्राइवेट जेट से मुंबई उतरेंगे। उसके बाद सिद्धिविनायक मंदिर जाकर बप्पा के दर्शन करेंगी। और उसके बाद बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी होगी, लेकिन ये मुलाकात कहाँ और कितने बजे होगी ये अभी तक निकल कर सामने नहीं आया। चूंकि उद्धव ठाकरे जो इस समय अस्पताल में भी भर्ती हैं अपनी बीमारी की वजह से, तो क्या वो अस्पताल जाएंगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिलेंगी, कैसे मुलाकात होगी, कहाँ और कब मुलाकात होगी, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। कल की अगर बात करें तो संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उनकी बेटी का रिसेप्शन भी है, तो उस कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होंगी। उसके बाद जो है 4 बजे जो है उद्योगपतियों से वो मुलाकात करेंगी और बंगाल में जो है अगले साल अप्रैल में होने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में जो है लोगों को आमंत्रित करेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश जो है बंगाल में उद्योगपति करें। इसको लेकर जो है कल 4 बजे बैठक होगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं शरद पवार से मुलाकात होगी। जो शरद पवार का घर जो है सिल्वर ओक, उस घर से हमें जो जानकारी मिली मुलाकात होगी, लेकिन समय जो है वो आज निर्धारित किया जाएगा कितने बजे मुलाकात होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महाविकास अखाड़ी में 3 दल हैं और चूंकि टीएमसी और कांग्रेस के बीच की अनबन जो है जब जाहिर हो गई है, लेकिन ये तीनों ही पार्टियां मिलाकर सरकार चला रही है। लेकिन 2 पार्टियों के जो 2 लोग हैं एनसीपी शिवसेना से मुलाकात करेंगे, लेकिन कांग्रेस से जो है मुलाकात नहीं करेंगे। तो इस मुलाकात के मायने बहुत ज्यादा हैं। ये मीटिंग पे जो है पूरे देश की नजर बनी हुई, क्योंकि ममता बनर्जी का जो रुख रहा है बिल्कुल आक्रामक रुख हम देख रहे हैं। लगातार जो विरोधी पार्टियां विपक्ष है उनको जोड़ने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं अपोजिशन पार्टियों को जोड़ने में। वहीं कांग्रेस के साथ क्या खटपट चल रही है ये भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। अमित राय हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली की करकाटुमा कोर्ट में जेएनयू के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। उमर खालिद ने अदालत में कहा कि सीएए जैसे कानून के खिलाफ आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने हंगामा आरआई की साजिश के मामले में गवाहों पर बयान देने के लिए दबाव डाला था। उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट तरदीप पीस ने भी अदालत को बताया कि एक महफूज गवाह ने पहले ही एक पुलिस अफसर को फसादात की मुबैयना साजिशों के बारे में आगाह कर दिया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर पुलिस को इसका इल्म था तो उन्होंने फसाद क्यों होने दिया। उमर खालिद के वकील ने सीएए के हामियों और उसकी मुखालिफत करने वाले मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के बाद तशद्दुद के एक मामले में भी अदालत में ये रिमार्क्स दिए। वाज़ेह हो कि 26 फरवरी 2020 को शुमाल मशरिकी दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले की अगली समाअत 9 दिसंबर को है। मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम कुतुब मीनार मंदिरों को मुनहदिम करके नहीं बनाई गई थी। जैन और हिंदू मंदिरों को गिराकर कुतुब मीनार का दावा साकेत कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। साकेत कोर्ट में लीगल एक्शन फॉर जस्टिस ट्रस्ट ने ये मुकदमा जीत लिया है। वाज़ेह हो कि बाबरी मस्जिद की तरह इस मामले में भी ट्रस्ट बनाकर इबादत की इजाजत मांगी गई थी। अदालत ने इबादत किए जाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। हदबंदी एक्ट की बुनियाद पर दावा किया गया था कि 1914 में कुतुब मीनार को महफूज यादगाह के तौर पर बनाया गया था, लेकिन उस वक्त ना ही 1914 एक्ट को चैलेंज किया गया और ना ही 3 साल के अंदर इस एक्ट पर एतराजात किए गए। वहीं 800 साल के अरसे में कुतुब मीनार में किसी तरह की इबादत नहीं हुई है। ट्विटर के शरीक बानी जैक ड्रोसी ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उनकी जगह हिंदुस्तानी निसाद पराग अग्रवाल ने ले ली है। पराग अग्रवाल को सीईओ के ओहदे के लिए मुकर्रर किया गया है। आपको बता दें कि पराग अग्रवाल ने अब अपने ट्विटर अकाउंट का बायो अपडेट कर दिया है और खुद को कंपनी का सीईओ करार दिया है। दरअसल जैक ड्रोसी ने गुज़िश्ता रोज ट्वीट किया था कि पता नहीं किसी ने सुना है या नहीं, लेकिन मैंने ट्विटर से इस्तीफा दे दिया है। जैक ड्रोसी ने पराग अग्रवाल की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है कि ट्विटर के सीईओ की हैसियत से मेरा पराग अग्रवाल पर गहरा एतमाद है। पिछले 10 सालों में उनका काम शानदार रहा है। मैं उनकी महारत और शख्सियत का कायल हूं। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।